हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत, अभिनंदन। अपन बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन की अगली कड़ी में। तो राष्ट्रीय आंदोलन की अगली कड़ी के तहत हम देख रहे हैं जो 3 चरण हमने शुरुआत में पढ़े थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण रहेंगे। तो उस तीसरे चरण की शुरुआत 2 चरण अपने कंप्लीट कर लिए। पहला हमने पढ़ा था उदारवादी, दूसरा हमने पढ़ा था उग्रवादी, और इसके बाद में तीसरा जो एक व्यक्ति विशेष के रूप में जाना जाता है, तीसरे चरण का नाम रहेगा गांधी युग। हमने पढ़ा था, और व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि गांधी जी के द्वारा इस चरण में जो योगदान दिया गया था, उनकी अलग अलग जो घटनाएं और जो आंदोलन उनके शासनकाल में चला था, उनके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, जिसको अपन किस नाम से जानेंगे? गांधी युग। जो आपका 1919 ईस्वी से मान के 1942 ईस्वी तक आप मान सकते हैं, क्योंकि वैसे 47 तक जो रहेगा, 42 के बाद गांधी जी के द्वारा कोई आंदोलन नहीं चलाया गया। वैसे तो 1919 से 1947 तक मान सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने अंतिम आंदोलन जो चलाया था वो 1942 में ही चलाया था। तो अब गांधी युग की हम बात करते हैं, गांधी जी के बारे में बात करते हैं। सब लोग इनके परिचय से परिचित है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम, मोहनदास इनके पिता का नाम। इस तरह से इनके परिचय के बारे में सब लोग परिचित है। और अब अपन बात कर रहे हैं गांधी जी की, जो तृतीय चरण का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो नेतृत्व रहता है, गांधी युग हम जिनको जानते हैं, इन्होंने जो अपने अंग्रेजों के खिलाफ इस राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व किया, उसमें इन्होंने सत्य अहिंसा को ही सत्याग्रह के साधनों के रूप में अपनाया। सत्य और अहिंसा के मूल मंत्र के पुजारी थे गांधी जी। लड़ाई और हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। तो इस गांधी युग के तहत हम अलग अलग घटनाओं का अध्ययन करेंगे। उस घटनाओं के तहत देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन, गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं, और उसी दौरान 1919 से लेकर 1942 ईस्वी के बीच में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जो घटनाएं रही, जिनका भी हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। गांधी जी के द्वारा जो पहला आंदोलन चलाया जाता है, चंपारण किसान आंदोलन, याद रखना है, चंपारण किसान आंदोलन, ये गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया था। लेकिन गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग यदि देखा जाता है तो 1906 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के बाद गांधी जी के द्वारा भारत में जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, वो चंपारण किसान आंदोलन, याद रखेंगे। चंपारण जो किसान आंदोलन था, वो आपका 1917 में गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, यह आंदोलन कब चला? 1917 ईस्वी में, याद रखेंगे। चंपारण किसान आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया, जो पहला राजनीति में प्रवेश था 1917 ईस्वी। दूसरा जो इनके द्वारा आंदोलन चलाया जाता है, वो आपका रहेगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, वो आपका चलाया जाता है 1918 ईस्वी में। इसके बाद गांधी जी के द्वारा तीसरा जो आंदोलन चलाया जाता है, खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, ये भी 1918 में। ये मैं क्रम से ही बता रहा हूं, इनका प्रश्न काल क्रम से भी पूछा जाता है। तो 1918 में ही 2 आंदोलन थे। कौन से? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खेड़ा किसान आंदोलन 1918। इसके बाद में इनके द्वारा चौथा जो आंदोलन चलाया जाता है, वो आपका रहेगा असहयोग आंदोलन।
असहयोग आंदोलन वो आपका रहेगा 1920। इससे पहले उन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी नेतृत्व किया था, जो मुसलमानों के द्वारा चलाया गया। 1919 में खिलाफत आंदोलन का भी नेतृत्व गांधी जी के द्वारा बीच में सौंप दिया जाता है। इसके बाद अगला जो आंदोलन रहता है गांधी जी का, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये चला था आपका 1930। इसके बाद अगला जो गांधी जी का आंदोलन रहता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये रहेगा 1940 ईस्वी में। इसके बाद गांधी जी के द्वारा जो अंतिम आंदोलन चलाया जाता है वो आपका रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है 1942। तो ये हम तृतीय चरण जो गांधी जी का पढ़ेंगे, गांधी युग जिसको हम कहते हैं, जिसमें इन आंदोलनों की हम विस्तृत रूप से बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि गांधी जी के द्वारा गांधी युग में या कुछ आंदोलनों के नाम दिए जा सकते हैं, इनको काल कर्मानुसार करें। तो सबसे पहला जो आंदोलन था वो 1917 में कौन सा, चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण जगह कहां पड़ती है, बिहार में पड़ती है। विस्तृत व्याख्या भी करेंगे हम। वह नील की खेती को लेकर आंदोलन हुआ था, तिलकटिया पद्धति को लेकर जो विवाद हुआ था कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों पर ऐसा दबाव बनाया गया कि आप 3/20वें भाग पर नील की खेती करने के लिए वो दबाव डालते थे, और उसी के चरण में ये आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा, चंपारण किसान आंदोलन, जहां से गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। इसके बाद में दूसरा रहता है, हमें याद रखना है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। ये आंदोलन बोनस को लेकर शुरू हुआ था। मजदूरों ने कहा हमें 35% तक बोनस देना है, मिल मालिकों ने कहा हम आपको 20% देंगे। इसी के दौरान गांधी जी पहली बार राजनीतिक भूख हड़ताल भी करते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। चंपारण के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद में खेड़ा किसान आंदोलन 1918। फिर ये 3 राजनीतिक आंदोलन, ये किसान आंदोलन रहेंगे, और अगले वाले जो रहेंगे आपके राजनीतिक आंदोलन 3 मुख्य रहते हैं। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये बातें हमें याद रखनी है कि गांधी जी, जो गांधी युग रहेगा 1919 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक, इसमें प्रमुख रूप से हमें इन जो 7 आंदोलन हमने पढ़े इनको हमें काल कर्मानुसार याद रखना है। चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918 और उसके बाद में खेड़ा 1918, असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब इसी दौरान जो प्रमुख गांधी युग की प्रमुख घटनाएं, गांधी युग के दौरान प्रमुख जो घटनाएं रहती है, सबसे पहले जो हम घटना का अध्ययन करेंगे वो आपके रहेगी रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो अधिनियम बना था कब, 1919 ईस्वी में। इसके बाद में दूसरी जो घटना हम पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखेंगे, ये रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रोलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, शक के आधार पर सशस्त्र क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया था, रोलेट एक्ट, जो 1919 में, उसी के खिलाफ ये
जो कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी कब रहेगा आपका 1919 में रहेंगे, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो अगला रहता है चोरा चोरी कांड, चोरी चोरा कांड, ये असहयोग आंदोलन को स्थगित करेंगे गांधी जी, उससे संबंधित घटना रहेंगी। ये हुई थी आपके कब 1922 ईस्वी में ये हुई थी 1922 ईस्वी में। इसके बाद में स्वराज्य पार्टी, उन्नीस सौ 23। इसके बाद में काकोरी कांड, उन्नीस सौ 25। साइमन कमीशन, जिनकी नियुक्ति 1927 में हुई थी लेकिन भारत 1928 में आया। इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद में आपके रहेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद में अगला रहता है आपका कौन सा, गांधी इरविन समझौता, ये 1928, 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता भी इनको कहते हैं, ये हुआ था आपका 1931। इसके बाद में आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी प्रतिनिधित्व करते हैं, 1931। इसके बाद सांप्रदायिक पंचाट व पूना समझौता, उन्नीस सौ बत्तीस। और इसके बाद में आएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, वो आपके रहेगा 1932। इसके बाद गांधी जी के ही शासनकाल में क्रिप्स मिशन, उन्नीस सौ 42। तो ये हमें याद रखनी है। पहले हमने पढ़ा था कि गांधी युग के दौरान कौन कौन से प्रमुख आंदोलन चले थे, 7 आंदोलनों के नाम हमें याद रखने हैं कालक्रमानुसार। उसके बाद में इसी अवधि के दौरान, इसी पीरियड के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी, उनको हमें पहले तो ये बात दिमाग में कालक्रमानुसार फीड कर लेनी है और उसके बाद में हम इनका बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो घटना देखेंगे गांधी युग की, वो आपके रहेगी कौन सी, रोलेट एक्ट। सबसे जो पहली घटना रहेगी कौन सी रहेगी, रोलेट एक्ट।
ये अधिनियम कब बनता है? 1919 में। आपको पता है सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में अंग्रेजों ने एक कमेटी को गठित किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो लोग सशस्त्र क्रांतिकारियों को दबाना चाहते थे, ऐसे कुछ नियम बनाने चाहते थे कि ताकि उन नियमों के द्वारा भारतीय लोगों को दबाया जा सके। और वो कानून पारित हुआ, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के अंतर्गत ही वो कानून बना कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह और शक के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जा सकता है। उनको पता था कि जो सशस्त्र क्रांति करने वाला है या जिनकी गतिविधियों पे वो लोग नजर रखते थे, और इसी कानून को काला कानून कहते हैं। कहावत के रूप में न कोई वकील, न कोई अपील, न कोई दलील, ऐसी उक्ति कहावत मोतीलाल नेहरू ने कही थी। हम ये बात याद रखेंगे। और इसी के विरोध में जो अगली घटना होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो पंजाब में हुआ था। 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार करने के उपलक्ष्य में एक भीड़ इकट्ठी हो रही थी बैसाखी के दिन, उस दिन ये बहुत बड़ी घटना घटी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हमें याद रखना है? 1919। उसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा जो स्थगित किया गया 1922 ईस्वी में, चोरी चोरा कांड जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रहेगा 1922। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में। कांग्रेस का वहां से फिर से कुछ लोग कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा इलाहाबाद में 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की जाती है, उनकी भी हम अलग से चर्चा करेंगे। इसके बाद में काकोरी कांड जो होता है 1925 ईस्वी में। उसके बाद में साइमन कमीशन 1927 में, जिसमें सभी लोग अंग्रेज थे जिनका भारतीयों ने विरोध किया। सभी लोग अंग्रेज होने के कारण साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। नियुक्ति उनकी 1927 में हुई, लेकिन भारत 1928 में पहुंचा था। इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी 1928 ईस्वी में। प्रथम 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया 1930, 31 और 32। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसमें 1930 हमें याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वो गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया गया वो महात्मा गांधी के द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया गया था। इसके बाद में गांधी इरविन समझौता, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए हुआ था 1931 में, जिनको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम हमें याद रखना है, गांधी इरविन समझौते को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता भी इसको कहा जाता है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। द्वितीय गोल सम्मेलन जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932, पूना समझौता 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, क्रिप्स मिशन 1942। मित्रों याद रखना, एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है आधुनिक भारत से, व्यवस्थित क्रमानुसार इनको जमाइए इन घटनाओं को। इसलिए ही मैंने पहले से टॉपिक के शुरुआत में ही इनको अलग से कालक्रम कर दिया है। तो 2 बातें याद रखनी गांधी युग के तहत, गांधी युग में कौन कौन से आंदोलन चले थे, और गांधी युग के तहत हमें याद रखना है कि कौन कौन सी घटनाएं कब हुई थी। इन बातों को अच्छी तरह से हमें याद करना है। एक बार फिर से बता रहा हूं, रोलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग उसके बाद में 1919, फिर हमें याद रखना क्या, चोरी चोरा कांड 1922, फिर स्वराज्य पार्टी 1923, काकोरी कांड 1925, साइमन कमीशन 1927 में नियुक्ति की गई थी, लेकिन भारत कब पहुंचा? 1928 में। और सातों के सातों सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय लोगों ने उनका क्या किया? बहिष्कार किया था। इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट जो प्रकाशित होती है हमारी 1928 ईस्वी में, डोमिनियन स्टेट के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 3 आयोजित हुए हैं। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता 1931, उसके बाद में द्वितीय गोल सम्मेलन। द्वितीय अच्छा प्रश्न बनता है कि प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो हम याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में हमें याद रखना है सांप्रदायिक पंचायत और पूना समझौता। और फिर है हमारा क्रिप्स मिशन 1942। तो ये गांधी युग की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख आंदोलन हमें याद रखने हैं। अब आप कुछ लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी 1891 ईस्वी में
वकालत की, बैरिस्टर की जिसको हम कह सकते हैं, वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, वहां से उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि धारण की थी, वकालत की उपाधि धारण की थी, पढ़ाई करके 1891 में बैरिस्टर की उपाधि धारण कर ली। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद के ही एक व्यापारी थे अब्दुल, उनका मुकदमा लड़ने के लिए ये कहां चले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। महात्मा गांधी इंग्लैंड से ये वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत आ जाते हैं और गुजरात के अहमदाबाद के एक व्यापारी थे, कौन, हम याद रखेंगे, अब्दुल, उनका मुकदमा लड़ने के लिए वो किस स्थान पे चले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। वहां पे आपको पता है कौन सी नीति अंग्रेजों के द्वारा चलाई जाती है, रंग भेद, यानी काले और गोरे लोगों में भेद किया जाता था। रंग भेद की नीति किस देश में प्रचलित थी, तो हम याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में भी प्रचलित थी। एक बार गांधी जी डरबन से पिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तब वो प्रथम श्रेणी का जो डिब्बा था, रेल का डिब्बा, उसमें चढ़ गए थे और अंग्रेजों ने उनको धक्का मारकर उनको नीचे उतार दिया कि आप भारतीय लोग हैं और ये प्रथम श्रेणी की यात्रा आप नहीं कर सकते, उनको अधिकार नहीं है भारतीय लोगों को। वहां से गांधी जी ने ये सोच लिया कि ये अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज्यादा जो अत्याचार किया जा रहा है। तो याद रखेंगे 1891 में गांधी जी के द्वारा वकालत की पढ़ाई कहां से की गई, इंग्लैंड से की गई। 1893 में अब्दुल गनी का जो मुकदमा लड़ने के लिए किस स्थान पे गए, ये दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नीति का शिकार उनको होना पड़ा, याद रखेंगे रंग भेद की नीति का शिकार उनको होना पड़ा और इसलिए उनको प्रथम श्रेणी का जो रेल का डब्बा था उसमें वो यात्रा कर रहे थे, उनसे उनको धक्का देके नीचे उतार दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। फिनिक्स आश्रम कहां है, कई बार पूछा जाता है, भारत में तो नहीं है, याद रखना हमें कहां स्थित है, दक्षिण अफ्रीका। उन्हीं के द्वारा वहां पे टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की जाती है, टॉलस्टॉय फॉर्म, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना भी उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, इंडियन ओपिनियन, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली जाती है, इंडियन ओपिनियन, याद रखेंगे। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी गांधी जी की, वो किस स्थान से निकाली गई, याद रखेंगे। इंडियन ओपिनियन की जो पत्रिका थी वो भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से निकाली थी। पहली बार उनके द्वारा जो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग भी किस स्थान पे किया गया, दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, याद रखेंगे। सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने किस स्थान पे किया था, हम याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका। 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किसका प्रयोग किया था, सत्याग्रह का, याद रखेंगे। भारत में तो हम संपूर्ण किसान आंदोलन में पढ़ेंगे, लेकिन गांधी जी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया गया, 1906 दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ये सारी बातें हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। गांधी जी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना, टॉलस्टॉय फॉरम की स्थापना, वहां से उन्होंने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी अफ्रीका से निकाला। पहली बार ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था। वो सत्य और अहिंसा के परम पुजारी थे। सत्य का वो अर्थ मानते थे कि मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। और सत्य का मतलब तो झूठ नहीं बोलना। तो इस तरह से सत्य और अहिंसा के परम पुजारी गांधी जी के द्वारा जो अपने करियर की शुरुआत की और भारतीय राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया, उसके बाद में गांधी जी के द्वारा 9 जनवरी 1915 भारत आगमन कब होता है, 9 जनवरी 1915।
गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 याद रखेंगे। इस 9 जनवरी के दिवस को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस याद रखेंगे। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी 1915। इन्होंने अपनी जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति दी थी गांधी जी ने, गांधी जी के द्वारा पहली सार्वजनिक जो उपस्थिति दी गई थी बनारस विश्वविद्यालय। यह अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। गांधी जी के द्वारा पहली बार अपनी सार्वजनिक उपस्थिति किस स्थान पे दी गई? तो हम याद रखेंगे बनारस विश्वविद्यालय में उनके द्वारा अपनी पहली उपस्थिति दी गई। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। उनके कहने पे ही उन्होंने 1915 से लेकर 16 तक 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो पहली जो अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दी थी वो 1916 में दी थी, बनारस विश्वविद्यालय में दी थी। इसके बाद इन्होंने अपने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और सत्य और अहिंसा के सत्याग्रह के साधनों के द्वारा उन्होंने इस कार्यक्रम को धीरे धीरे तीसरे चरण के जो प्रमुख घटनाएं थी उनका नेतृत्व उनके द्वारा किया गया।